साहब, मेरा आखिरी प्रश्न है। अब जबकि भारत और चीन में हम तुलना कर रहे हैं और युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है, आंतरिक दुश्मन या आंतरिक विशक्तियां हमको और कमजोर करने में और तेजी ला रही हैं। आपको नहीं लगता कि अब अंकुश लगाने का समय आ गया? बिल्कुल, आपने पहला ही सवाल जो पूछा था वो इंटरनल थ्रेट, इंटरनल हम्म। फ्रंट और जिसकी थर्ड फ्रंट की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, आपको शाहीन बाग वाला जो कुछ भी हुआ, आपने देखा कि कौन उसमें कौन कौन फीड इन कर रहे थे। माओवादी भी मंच में आए, जिहादी भी मंच में आए, छोटे भाई वाला पैजामा बड़े भाई वाला कुर्ता वाले भी जिहादी आए, उर्दू वाले भी जिहादी आए, अंग्रेजी वाले भी जिहादी आए, ठीक है ना, बॉलीवुड वाले भी जिहादी आए, सभी ने। तो ये उसमें फिर वकालत के प्रोफेशन वाले भी जिहादी आए। तो आपने जो कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं वो वहाँ पर कॉमन प्लेटफॉर्म। तो शाहीन बाग एक तरह से आपने वो एक माइक्रोकोज़म था, एक 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 उदाहरण था कि ये पूरा जो थर्ड फ्रंट है इसका स्वरूप क्या है। अब इस पूरे शाहीन बाग को कहाँ से फंडिंग हो रही थी इसके बारे में मैंने बात की। पीएफआई को कहाँ से फंडिंग होती वो भी मालूम है। ये जितने जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके पास, क्या पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा है नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो ये उसमें आपको मालूम है कि ड्रग मनी का क्या 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 रोल है। वहाँ पर बॉलीवुड के लोग इसलिए आए क्योंकि उनको वहाँ से उनके आका ने बोला होगा कि जाओ वहाँ पे, नहीं तो अगली पिक्चर नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो ये पूरा इकोसिस्टम आप देख रहे हैं इसके। अब ये सवाल देखिए, मैं आपको युद्ध में और ख़ास करके जब ऐसे तनावपूर्ण स्थिति में, और एक ऐसे एक ये भी हकीकत है कि भारत और चीन, आप जो कर लो ये कर लो, जियो पॉलिटिकल रियलिटी ये है कि ये हमेशा एडवर्सरी रहेंगे, ठीक है। और एडवर्सरी ये इसलिए है कि देखिए, जब पहले कोल्ड वॉर था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इसको मैं थोड़ा थोड़ा इसको मैं इलेबोरेट में विस्तार पे बताऊंगा कि जब पहले कोल्ड वॉर था तो उसमें इट वाज अ मॉस्को लेड कोल्ड वॉर। तो मॉस्को तो हमको हमको कुछ मालूम नहीं था। आप एक आम आदमी से उस समय, साहब आप लोग तो हमको तो अच्छी तरह होश था, हम उस समय हमने इन सब चीज़ों के बारे में, हम तो फौज में भी थे। आप किसी से पूछो सोवियत यूनियन को, तो एक आम आदमी को ये नहीं मालूम था ये किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये क्या है, यूएसएसआर, ये आपका ये था, आपकी नॉलेज थी, आपका आपका कॉन्शसनेस था सोवियत यूनियन के बारे में। तो उस समय भी कोल्ड वॉर के समय में एक बहुत बड़ा इंटरनल एक 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 वो मैकेनिज्म था जो कि उन्होंने ओवर द ईयर्स तैयार किया हुआ था। उस समय भी ये तमाम उन्होंने बॉलीवुड में जो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, प्रोग्रेसिव वो देश का कैसे मनोबल नीचे करना है, वो सारा कुछ हुआ था। उस समय भी जो मैरीटाइम फैक्टर था वो भी था, लेकिन इनडायरेक्ट था। आपने 71 की लड़ाई में आपने देखा किस तरह से जब 7th फ्लीट का खतरा हुआ तो ये वो हुआ। लेकिन सोवियत यूनियन से हमारा डायरेक्ट जोग्राफिकल इंटरफेस नहीं था, यानी कि कोई भौगोलिक वो नहीं था, समझे कि नहीं। तो उस समय जो जियोपॉलिटिकल हालात थे, हम कोल्ड वॉर चल रहा था, पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट बना हुआ था, हमारे पास कोई चारा नहीं था। और जियोपॉलिटिकल हालात के कारण और कई चीज़ों के कारण हम सोवियत हम सोवियत यूनियन के हमको स्ट्रैटेजिक पार्टनर उनको बनाना पड़ा।
लेकिन जो उन्होंने वो फ्रेंडशिप, वो ट्रीटी जो साइन की और जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमारा बना, उसका उन्होंने बहुत बड़ा हमसे दाम हमको उसके लिए चुकाना पड़ा। और दाम यूँ चुकाना पड़ा कि हमको बोला गया कि आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को पूरा किए दे देंगे, आप इन अखबार के उसको आप नहीं छेड़ेंगे, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करेंगे। ये सब सोवियत संघ के कहने में हुआ कि आप सोवियत उसमें बदलाव करेंगे। तभी ये वर्ड सेक्युलर और सोशलिस्ट ये ऐड किया, प्रियम्बल में हाँ, ऐड हुआ, हाँ। प्रियम्बल में ऐड हुआ। और एवज में हम आपको जो भी है, और हम ये देखेंगे कि आप पावर में रहें, हम ये भी देखेंगे कि आप पावर में रहें, ठीक है ना। और आपको हम इलेक्शन फंडिंग भी करेंगे। तो उसी सिलसिले में वो इलेक्शन फंडिंग जो सोवियत यूनियन में होता था, उसी के कारण में वो ललित नारायण मिश्रा का जो असैसिनेशन हुआ था, वो भी इसी कारण हुआ था, ठीक है ना। वो कहीं कंडूर, वो एक दूसरी कहानी है, वो मैं कह रहा हूँ। तो लेकिन उस समय हमारा कोई वो नहीं था। और दूसरा था कि कोल्ड वॉर के समय में वो सोवियत यूनियन की कोई इतनी बड़ी मतलब कुछ हैसियत नहीं थी, इकोनॉमिक हैसियत। हालांकि हम उसको बढ़ा चढ़ा के देखते थे हमारे हमारे नज़रिए से, ठीक है। लेकिन चीन के साथ क्या है साहब कि चीन का भी जो इंटरनल प्रॉक्सीज हैं वो बहुत स्ट्रांग है। आपको मालूम है कि 62 की लड़ाई के बाद एक इसकी पहले सितंबर का महीना, अक्टूबर में हमला हुआ था ना, सितंबर के महीने में जब नेहरू जी ने ये कहा कि हमारे देश पे खतरा मंडरा रहा है, और उस समय नेफा यानी कि अरुणाचल प्रदेश और ये लद्दाख दोनों तरफ स्थिति गंभीर है, तो उस समय इनकी जो सेंट्रल कमेटी है कम्युनिस्ट पार्टी की, उसकी एक मीटिंग हुई। और उसमें जो बंगाल के जो कम्युनिस्ट थे, उन लोगों ने कहा कि भाई हम तो चाइनीज़ के साथ हैं। और जो महाराष्ट्र, ये आपके सॉरी केरला, नहीं, वो बंगाल और पंजाब के कम्युनिस्टों ने कहा कि हम चाइना के साथ हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जब चाइना 1950 में जब इन्वेड किया था चाइना तिब्बत को, तो उस समय भी इन्होंने बड़ा समर्थन किया था चाइनीज़ को, और इनको कहा कि वो जो मेडिएवल डार्कनेस से तिब्बत को निकाला है चाइना की कम्युनिस्ट फोर्सेस ने, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये बंगाल के कम्युनिस्ट और पंजाब के कम्युनिस्ट ने कहा कि हम चीन के साथ हैं। और महाराष्ट्र और केरला, इनके जो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम तो पंडित नेहरू के साथ हैं। उसके बाद 1964 में इनका स्प्लिट हो गया। लेकिन उन कम्युनिस्टों का जो प्रो चाइना है, उनका वर्चस्व कायम रहा है। और वर्चस्व ये कि भाई उनमें से ज्योति बासु भी शामिल था। अब इस देश का विडंबना देखो कि जो 3.5 डिकेड एक चाइना परस्त आदमी, तो आप लिवरेजेस देखो, ज्योति बासु, कई और है ना, वो आपका उधर वाला त्रिपुरा वाला, ठीक है। तो इनके पॉलिटिकल लिवरेज देखो चाइना की, ठीक है। अब आप उसको देखिए कि वही पॉलिटिकल लिवरेज जब अपने चरम सीमा पर पहुंचती है, तो वो सोनिया गांधी की सरकार को सपोर्ट करने लगती है। उनके सपोर्ट के बिना सोनिया गांधी कभी सरकार बना नहीं सकती थी। और आप एक देखना, ये टेलीविज़न पे भी आया था कि जब ये इसके थोड़े सीट आए थे, 149 क्या 147 थे, तब ये ज्योति बासु ने कहा था कि मैडम आप चिंता मत कीजिए, 5 साल रूल कीजिएगा। तो वही चाइना परस्त लोगों ने इसको सपोर्ट किया,
उसी चाइना परस्त लोगों से इन्होंने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किया। और जब हमारे यहाँ देखे, जब किसी देशद्रोही की दुकान कोई दुकान नहीं मिलती है ना, तो वो गांधीयन हो जाता है। उसको फिर गांधीयन का दर्जा, जब वो अपने आप को कम्युनिस्ट नहीं कहना चाहते, जैसे जितने पाकिस्तान परस्त लोग थे ना बॉलीवुड में, वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में आ गए। ठीक है। और उसी तरीके से ये जो है ये गांधीयन ये बन गए। तो इन्होंने एक पूरी इकोसिस्टम क्रिएट की हुई है बॉलीवुड में, सभी जगह पे, एकेडमिया में, पूरे जो ये है आपका यूनिवर्सिटीज़, और इसको इन्होंने कब्जा कर लिया। सब अपने अपने लोग बैठा है जहाँ से माइंड्स कंट्रोल होते हैं। अब है क्या साहब कि अब वो तो हर दिन हमको मैनिपुलेट कर रहे हैं, चाइनीज़ मैनिपुलेट कर रहे हैं। आज आप टेलीविज़न देख लो, शाहीन बाग में वो एक आता है, वो दाढ़ी वाला एक क्या नाम है उसका, उसने कहा कि मैंने कोशिश की थी उठाने की ये बात कि युगुर मुसलमानों का किस तरह से उन पर कोहराम मचाया हुआ है चीनियों ने, लेकिन कुछ वहाँ कम्युनिस्ट थे, उन्होंने हमको नहीं बोलने दिया। वो टेलीविज़न पे आजकल बोलता है। दूसरा, या शर्जिल इमाम क्या कहता है कि चिकन नेक को हम काट देंगे, उसको हलाल कर देंगे इंडिया से। वो किसके लिए कह रहा था? वो चाइनीज के फेवर में बात कर रहा था, है कि नहीं? क्यों काटोगे भाई, कैसे काटोगे? तो उसने वो भी उसकी चाइनीज की बात कर रहा था। तो जितेंद्र जी, मुझे एक बात की बड़ी हैरानी होती है कि ये जितने फोर्सेस हैं, कम्युनिस्ट, जिहादी, बस एक इनका यही पर्पस है। आज जानते हैं ये जितने ये बॉलीवुड में जो ये वो वर्ड नहीं यूज करूंगा, वो वाला वर्ड नहीं यूज करूंगा, ये जितने नॉटी लोग हैं ना बॉलीवुड में, समझ रहे हैं? ये जितने नॉटी लोग हैं और जितने ये जिहादी नॉटी लोग हैं हमारे देश में, और इनकी बस एक यही मंशा है कि किस तरीके से हिंदुस्तान को कोई सेटबैक लगे चाइनीज के खिलाफ, तो हम उसके बाद से फिर तो हम छा जाएंगे हम। और तभी ये कि आपने जमीन दे दीजिए, आपने ये कर दिया। तो सबसे आज आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा होगा कि वो चुशूल सेक्टर में इन्होंने वो लाउड स्पीकर लगा रखे हैं, पंजाबी गाने बजा रहे हैं, और बीच बीच में मुझे याद आता है ये 90s की बात है, हाँ, 93 मैं उस समय उधर था, LOC पे था। तो 5 बजे शाम को वो मैं एवरी डे एट 5 o'clock इन द इवनिंग वो ना पाकिस्तान की तरफ से लाउड स्पीकर बजना शुरू हो जाते थे, और बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर थी उस समय, और पूरा मतलब वो अपना पूरा कि जैसे अब बस पाकिस्तानी सेना आने ही वाली है, मतलब ये करके हर रोज गाली गलौज, मतलब ये उसकी आवाज़ पूरे जो उस LOC की तरफ सदाबाद वैली था वहाँ पे गूंजती थी। तो वही एक ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो लाउड स्पीकर, मुझे उस लाउड स्पीकर पर तो हमारे जवान खूब हंस रहे हैं, मज़े भी ले रहे हैं, लेकिन मुझे चिंता ये देश के अंदर में जो ये लाउड स्पीकर्स है ना, ये कैसे साइलेंट होंगे इन लाउड स्पीकर्स से। तो मैंने सोवियत यूनियन का इसलिए आपको एक एग्जाम्पल दिया कि हम तो नहीं जानते थे कि उसके कौन कौन से लोग को एहसास नहीं था कजाकिस्तान क्या है, यूक्रेन क्या है। आज भी चीन के बारे में मैं बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की बात मैं कर रहा हूं, जानते तो होंगे, लेकिन उनके जहन में चीन का जो कंस्ट्रक्ट है उनको नहीं मालूम है। एक चीज होता है नॉलेज, ज्ञान होना, और दूसरा चीज होता है कि वो आपके जहन का हिस्सा हो जाए, वो नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि जो
सोवियत मॉडल था वही चाइनीज मॉडल है। समझ रहे मेरी बात? जैसे उसके ये हिस्से थे ना, ये तमाम जो मैंने आपको बताया, उज्बेकिस्तान, हाँ, ये किर्गिस्तान, सारे हिस्से थे, उसी तरह चाइना के हिस्से हैं। अब आप किसी से पूछो चाइना चाइना इतना डेवलप, ये वो, अरे ये सारी डेवलपमेंट जो है भाई साहब, ये केवल हैन चाइनीज के जो इलाका है, जो कि 40% इलाका है, नक्शा देख लो आप, वो ईस्टर्न साइड में है, वो भी ईस्टर्न साइड में, हाँ। ठीक है ना, ईस्टर्न साइड में है, और पूरा मतलब उनका जो मेन ये, तो ये हैन चाइनीज जो है, अगर आप ऊपर चले जाएं तो मंगोलियंस मंगोलियंस आ हैं, गए। मंचूरियंस हैं, वो करके आई थिंक 96,000 लाख किलोमीटर्स, ऐसे किलोमीटर्स है, जिसमें 25,000 लाख किलोमीटर जो है वो तिब्बत का है, 18,000 कोई इसका है आपके जिंगजियांग प्रोविंस का। तो अगर आप पूरा नक्शा देख लें तो ये अच्छा, तिब्बत का या इन लोगों का कोई आपस में कोई चीज कॉमन नहीं, कोई चीज कॉमन नहीं, ना भाषा, ना इतिहास, और ये इतिहास आप छोड़ दो आपकी, कब वो चीन का ये हुआ 1913 में क्या हुआ, शिमला एग्रीमेंट में 1914 में क्या हुआ, किंग डायनेस्टी का कैसे डाउनफॉल हुआ और ख़त्म हो गई इनका जो भी जो लिंक था, वो 19 जब तक इन्होंने इन्वेड नहीं किया वो लिंक एक्चुअली ख़त्म ही हो, वो सब अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन आप बताओ कि हमारे उनके जो प्रॉक्सीज हैं, इतना बड़ा वो लाउड स्पीकर बने हुए हैं यहाँ पर, और आज भी आप इंडो चाइना बॉर्डर बोल रहे हो। प्लेन के इलाका का आदमी वहां आके बैठा हुआ है और आप कह रहे हो उसकी बॉर्डर हो गई। आप, मैंने कहा इतिहास छोड़ दो आप, वो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आप सिक्किम से लेके कहीं चले जाओ और एक आम आदमी जो पूछ रहा है, बोल रहा भैया ये बताओ कि इस पहाड़ी के उस पार कौन रहता है, तो वो कहेगा कि उधर तिब्बती लोग रहते हैं, वो चाइनीज नहीं बोलेगा। लेकिन आप इंटेलेक्चुअली इतने कमजोर हैं या डिसऑनेस्ट लोग हैं कि आपने हिंदी चीनी उसने कब्जा कर लिया, आपने हिंदी चीनी भाई भाई कर दिया, हिंदी तिब्बती भाई भाई नहीं। हिंदी, आज आपके यहां 1 लाख से ज्यादा तिब्बती शरणार्थी हैं, हिंदी तिब्बत भाई भाई नहीं, आपने हिंदी चीनी भाई भाई का ये कर दिया। और आज भी आप ये पाप कर रहे हो कि इंडो चाइना बॉर्डर, इंडो चाइना बॉर्डर, इंडो चाइना बॉर्डर, इंडो तिब्बत बॉर्डर बनना चाहिए है? बिल्कुल। अगर ये है, एक टिबेटन एक ऑफिशियल उन्होंने कहा कि भाई फिर आईटीबीपी क्यों, व्हाई डू यू कॉल इट इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस? अब है क्या साहब कि ये पूरी, अरे और वहां छोड़ो, वो हैन चाइनीज का भी, वो कम्युनिस्टों का कब्जा है वहां पे, आपने क्यों उसको लेजिटिमेसी दे रखा है? आपने क्यों लेजिटिमेसी दे रखा है उसको? तो ये जो आपने सवाल पूछा कि आज देखिए कि उनके जो प्रॉक्सीज हैं, ये बॉलीवुड, ये पूरा जो इकोसिस्टम जो है, पूरा इकोसिस्टम जो लाउड स्पीकर्स और जो है अंदर में, उनका आप देख लो कि वो तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। वो पॉलिटिक्स भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो पिक्चरें भी आपकी मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो आप पर आपके ऊपर वो साइबर जासूसी भी कर सकते हैं, वो हर तरह से आपका, आप तो ओपन बुक। और आपका क्या नॉलेज है, आप बताइए कि आपको क्या भी मालूम है कि चीन के बारे में क्या है? कुछ भी अभी हांगकांग से एक उदाहरण के बात मैं करता हूं। हांगकांग से कोई खबर आई मुझे, और वो आदमी ने मुझे बड़े अपने इम्फेटिकली कहा, इस बात को कहा कि वहाँ पर चीन में ट्रैवल और कई चीज़ें फ्री कर दी गई हैं लोगों के लिए। तो उसका एक तात्पर्य यह निकलता है कि ये शी जिनपिंग की जो अपनी जो हालत है, उनकी जो राजनीतिक स्थिति है वहाँ पे बहुत डमाडोल है। आप यही इन्फ्रेंस उससे निकाल सकते हैं।
मैं उसकी पुष्टि नहीं कर पा रहा हूं, कुछ नहीं पता। तिब्बत के अंदर में क्या हो रहा है आपको किसी ने बताया? नहीं। कोई नहीं माने। तो ये जितेंद्र जी, ये जो इंफॉर्मेशन हम लोग तो उसकी बात करते हैं, मिलिट्री बैलेंस और पावर एसिमेट्री और फलना इन ठिकाम की बात करते हैं, लेकिन कोई ये इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की बात नहीं करता। आज आप बताइए कि मैं एक डिबेट में अभी गया था और एक पार्टी का नेता, कांग्रेस का नेता, वे स्पोक्समैन, भाई मैं कोई टेक्निकल चीज़ समझा रहा हूँ, मैंने उस एरिया में मैं रहा हूँ, जो गलवान घाटी में हुआ मुझे उसके बारे में कुछ तथ्य बाकी लोगों से ज़्यादा मालूम है क्योंकि मेरी रेजिमेंट थी वहाँ पे, मेरे भी अपने सूत्र हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि भाई वो चाइनीज़ का जो ऑब्जेक्टिव की हम बात कर रहे थे, उनका तिब्बत में ऑब्जेक्टिव ये था कि हम पर ये मतलब ये जो उन्होंने ये दुस्साहस किया कि हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से इंटरफेयर ना करें और इंडो पैसिफिक जो स्ट्रैटेजी है उसका हिस्सा नहीं बने। ये बात में अब आप बताओ कि मैंने बोला कि उन्होंने जब दुस्साहस किया तो हमारे लोगों ने 60 उनके लोगों को काट दिया। उन्होंने पेंगोंगसो में कुछ किया, हमने ऐसा काउंटर मूव किया कि वो अनटेनेबल हो गए। तो मैंने यही कहा कि राउंड 1 जो है वो इंडिया के फेवर में चला गया। अब वो शख्स, आपने ज़मीन दे दी, आपने ज़मीन दे दी, आपने ज़मीन दे दी। मैंने बोला कि यार समझाओ कैसे, नक्शा लाओ, चलो बात करते हैं। मैंने ये भी कहा कि तुम बताओ कि फिंगर 1 to 8 का स्टेटस क्या है तुम्हारा। लेकिन वो, अब आप समझिए, ये वो मैं तो वो टीवी शो में तो मैं तो छोड़ के जा रहा था। मैं भी उत्तेजित हो गया था क्योंकि मैं बेसिकली बाय इंस्टिंक्ट आई एम अ सोल्जर। और मेरा ये सोचने का तरीका है कि आप जो बातें करते हो वो जवानों वो भी देखते हैं। जो वहां बैठा दिन रात इस सर्द के मौसम में उतनी ऊंचाई पे 14,500, कहीं पे 16,500 ऊंचाई पे जो आपके देश की रक्षा कर रहा है, उसको जब ये उसके कानों तक वो जब ये उसका जब आर्गुमेंट सुनता होगा तो उनका खून कितना खौलता होगा। सही बात है। तो ये जो हमारी ये कम्युनिस्टों और उसमें जो ये एसिमेट्री जो है ना, इस चीज की, नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की, वो एसिमेट्री टोटली इट इज वन साइडेड। मतलब वो एसिमेट्री जो है टोटली, मतलब वो वन साइडेड है। और ये लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको फीड करते। तभी तो उसका हिम्मत हुआ है कि लाउड स्पीकर से वो पंजाबी में क्या क्या बकवास कर रहा है। वो चाइना नहीं बकवास कर रहा है, ये जिस इकोसिस्टम की बात की, ये लोग बकवास कर रहे हैं वहां पे। और इसीलिए अब समय आ गया है, अगर हमको कानून नहीं एक इजाजत देता है तो हम कानून बनाएं। और मैं हमेशा यह बात को कहता हूं कि आपका अगर थर्ड फ्रंट ठीक है तो नेशन बिल्डिंग भी होगा। और कभी भी हमको एक्सटर्नल फ्रंट से खतरा नहीं है, हमको ज्यादा खतरा ये इंटरनल फ्रंट से है। क्योंकि ये शायरी, ये उर्दू शायरी और बॉलीवुड की आड़ में और लेखक की आड़ में और कलाकार के आड़ में ये जो लोग ये जो हमले करने वाले हैं ना, वो कहीं घातक है। इसलिए ये समय आ गया है कि जितना ये इकोसिस्टम है, जिसका ये बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है, जिसके कारण सुशांत की वो हुई, जिसके कारण सुनंदा पुष्कर की हुई, और जिसके कारण एक ड्रग माफिया का ममता कुलकर्णी हिस्सा हो गई, जिसके कारण मंदाकिनी गई, जिसके कारण मोनिका बेदी गई, जिसके कारण वो 2 फीट के पानी में उसको जान देनी पड़ी, जिसके कारण में एक पद्मश्री निर्माता निर्देशक ड्रग की पार्टीज कर रहा है, उस चीज को बस्ट करना। और जिसके कारण
ये पूरे इस इकोसिस्टम के कारण एक पूरी एक स्टेट की सरकार चल रही हो, उसको अनरावेल करना, उसको बस्ट करना, ये हमारा कर्तव्य है। और इसमें हर हिंदुस्तानी सोल्जर है। और आप कहेंगे कि हिंदुस्तानी, एक आम हिंदुस्तानी क्या कर सकता है? आपके हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, और वो है आपका मोबाइल फोन, सही बात। वो है आपकी देशभक्ति। और ये जानते हैं, और इसीलिए आज इनको छुपने की जगह नहीं मिल रही है। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने बहुमूल्य विचारों के लिए। थैंक यू।